दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल के जो 200 रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं एसईओ के अंदर, वो 200 रैंकिंग फैक्टर्स में आज हम 25 ऐसे इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम एसईओ में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो हमारे वेबसाइट का रैंकिंग डाउन हो सकता है या फिर हम अपने कंपटीटर को बीट नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं अपने कंपटीटर से पीछे रहेंगे। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ। आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं वो कौन से 25 फैक्टर्स हैं जिसको कि हमको एसईओ अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का एसईओ करते समय हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस जो 25 है, इन 25 फैक्टर्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। वो जो सबसे पहला कैटेगरी है दोस्तों, ऑन पेज कैटेगरी है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन और फिर तीसरा है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों इसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो सबसे पहला होता है दोस्तों कि हमारा जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड को हम फोकस करके, जिस कीवर्ड को लेकर के हम अपने वेबसाइट या फिर जो हमारा वेब पेज है, मैं अभी स्पेशली वेब पेज की बात कर रहा हूँ। दोस्तों वेबसाइट में तो बहुत कुछ होता है, वेब पेज की बात कर रहा हूँ। जिस भी पेज पे या जिस भी ब्लॉग पे आप कंटेंट लिख रहे हो, तो वो जो कंटेंट आप लिख रहे हो, वो कंटेंट में जो भी आप कीवर्ड फोकस कर रहे हो, तो वो कीवर्ड आपके टाइटल में ज़रूर होना चाहिए। जो टाइटल हेडर टैग होता है ना, टाइटल टैग होता है, वो टाइटल मेटा टैग में वो ज़रूर होना चाहिए। और पहला और दूसरा है वो कीवर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए दोस्तों। और तीसरा है कि वो जो कीवर्ड आपने यूज किया है, वो कीवर्ड आपका जो हमारा कंटेंट है, हमारा जो बॉडी का कॉपी होता है, जो कॉपी हम लिखते हैं, वहाँ पर भी वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए सही जगह पे, मतलब सही तरीके से वो सेंटेंस में सही तरीके से वो कीवर्ड हमारे कंटेंट में ऑप्टिमाइज होना चाहिए। चौथा है कि वो जो कंटेंट है वो कंटेंट रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। रिपीटेटिव मतलब बार बार आप उसी कीवर्ड को यूज नहीं करें, सही तरीके से रेलेवेंट और क्वालिटी। और उसके बाद में आता है दोस्तों कि पांचवा जो होता है पॉइंट दोस्तों, वो पांचवा होता है कि क्वालिटी। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो क्वालिटी लिखिए, आप उसको कॉपी पेस्ट मत करिए कहीं से। कॉपी पेस्ट का मतलब आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मत करिए। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट में कुछ दम होना चाहिए। अगर यूजर कुछ क्वेरी करके आया है, अगर आपकी वेबसाइट पे वो लैंड किया है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उससे उसको कुछ न कुछ यूजर को बेनिफिट होना चाहिए। दोस्तों ये जो छठा पॉइंट होता है दोस्तों, छठा पॉइंट होता है कि हमारे वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से अपनी वेबसाइट पे एक ही पेज का कंटेंट दूसरे पेज पे डाल रहे हैं, तीसरे पेज पे डाल रहे हैं, अगर हम बार बार अपनी एक ही कंटेंट किसी न किसी तरीके से थोड़ा हेर फेर करके अगर हम अपनी वेबसाइट पे कंटेंट को यूज करें दोस्तों, ये डुप्लीकेट कंटेंट होता है। डुप्लीकेट कंटेंट होने की वजह से दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज शायद गूगल कंसिडर करेगा, बाकी के जो पेजेज होते हैं उसको वो रैंक नहीं करेगा, उसको इंडेक्स भी नहीं करेगा। दोस्तों जो सातवां पॉइंट होता है दोस्तों, सातवां पॉइंट होता है हमारा कि जो हमारे वेबसाइट में इमेजेस यूज किए गए हैं, इमेजेस प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज का मतलब उसका विथ और हाइट वाइज भी जितना ज़रूरत हो, इमेज का विथ और हाइट उतना ही रखें। और अगर इमेज को केबी में भी, अगर इमेज 100-200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े इमेजेज, बहुत हैवी बड़े 1-2 MB की इमेजेज नहीं यूज करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 केबी या 200 केबी से ज़्यादा इमेजेज हमको नहीं यूज करने हैं दोस्तों। और उसके बाद में इमेजेस जो होते हैं, इमेजेस के अल्ट टैग भी हमको डालना बहुत ज़रूरी है, एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद सातवां पॉइंट आता है दोस्तों कि हमारे वेबसाइट में आउटबाउंड लिंक है कि नहीं है। हमारे वेबसाइट में आउटबाउंड का मतलब होता है दोस्तों कि हमको एक्सटर्नल लिंक भी हमारे वेबसाइट से पे डालना चाहिए, कि बाकी हमारे वेबसाइट में जो लिंक दिया हुआ है किसी बाहर की वेबसाइट का, किसी और वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, ताकि हमारा वेबसाइट किसी और वेबसाइट को भी रेफ़र करे कि अगर हमने कुछ भी आर्टिकल या जो भी टॉपिक पे लिखा है, अगर उससे रिलेटेड कुछ लिंक आप दे सकते हो, कुछ पॉसिबिलिटी है, तो आप वहाँ पे लिंक दीजिए। बेवजह आप उसको
मतलब ऐसे ही स्पैम मत करिए, किसी कोई भी अनरेलेवेंट लिंक मत डालिए। आपकी इंडस्ट्री, आपके टॉपिक या आपकी जो आपने कंटेंट लिखा है उससे रिलेटेड कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेट कर रहा है कोई भी लिंक, तो आप वहाँ पे अपने आउटबाउंड लिंक यानी एक्सटर्नल लिंक वहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद 8वां पॉइंट आता है दोस्तों कि हमको अपने वेबसाइट में इंटरनल लिंक देना चाहिए। इंटरनल लिंक का मतलब है कि हमारे वेबसाइट पे जो भी पेजेज है वो कहीं ना कहीं से मतलब कि लिंक होने चाहिए। मतलब गूगल को अगर अगर एल्गोरिथम गूगल का जो क्रॉलर आता है, क्रॉलर को वेबसाइट पे पेज दिखना चाहिए। हो सकता है वो फुटर में दिखे या फिर नेविगेशन में दिखे या किसी पेज में दिखे, कहीं ना कहीं पे वो वेबसाइट का जो पेज है वो इंटरनली लिंक होना चाहिए। इंटरनल लिंक पेज पे रखेंगे तो हमारा जो गूगल का क्रॉलर होता है उसको ईजी टू एक्सेस हो जाएगा, उसको अच्छी तरीके से रेफरेंस मिलेगा कि हाँ ये पेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी लिंक किया हुआ है, वहाँ से भी लिंक किया हुआ है। अलग अलग पेजों से अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से आप लिंक करके रखिए। अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम उसको नेविगेशन में जो हम मेनू बार रखते हैं वहाँ पर या फिर फुटर में, अगर नहीं कहीं लिंक दे सकते तो फुटर में या फिर हेडर में आपको लिंक रखना है, ताकि अगर कोई क्रॉलर आए तो डायरेक्टली वो लिंक उसको मिल सके, ताकि उसको क्रॉल कर सके और उसको डिसाइड कर सके इंडेक्स करना है कि नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों 9वां पॉइंट आता है कि जो हम यहाँ पे अपने वेब पेज बनाते हैं, जो पेज बनाते हैं, तो जो पेज हम जिस पेज को हम कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं दोस्तों, अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो आपका जो कीवर्ड है, जो मेन फोकस कीवर्ड है जिसको लेकर के आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, वो कीवर्ड अगर यूआरएल में भी अवेलेबल है, यूआरएल में भी आप वो कीवर्ड को मतलब उपलब्ध करा सकते हो, तो हमारे एसईओ के लिए अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। अभी 10वां पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे कि हमारा जो कंटेंट है, ये कंटेंट अगर हमारा जो वेबसाइट है वो स्पेसिफिक कैटेगरी में या स्पेसिफिक टॉपिक पे या एक स्पेसिफिक निश पे अगर हम को फोकस करके हम कंटेंट लिखेंगे तो गूगल को मालूम पड़ेगा कि ये जो वेबसाइट है इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर मतलब उसमें आपका जो टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ती है कि आपको आपका जो वेबसाइट या ब्लॉग है इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखता है या इस टॉपिक पे आपके एक्सपर्टीज है, तो गूगल भी आपके वेब पेज को सर्च इंजन में और भी बूस्ट देता है, उसको और अच्छे से रिकमेंड करता है। मतलब उसमें अगर आपका वेबसाइट एक किसी स्पेसिफिक निश में है और स्पेसिफिक कैटेगरी से है जिसके बारे में आप लिखते हो, जैसे कि अगर आप फाइनेंस के बारे में लिखते हो तो फाइनेंस के बारे में अगर गूगल पे कुछ क्वेरी की गई तो आपका रिलेवेंट जो कंटेंट रहेगा अगर आपकी वेबसाइट पे है तो गूगल कोशिश करता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक दिला सके, उसको बूस्ट दे सके। मतलब किसी तरीके से आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपका ब्लॉग है या वेबसाइट है जिस पे वो इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो इन्फॉर्मेशन गूगल के लिए भी अच्छा होता है कि ये जो वेबसाइट या ब्लॉग है इस पे इनकी एक्सपर्टीज है, हम इनको यहाँ पे जो यूजर सर्च कर रहे हैं उसको हमको रिकमेंड करना चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पे 11वां पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट पे क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब होता है दोस्तों कि हमने जो भी कंटेंट लिखा है या फिर जिस भी मतलब कंटेंट लिखा है, कंटेंट अगर कोई यूजर पढ़ रहा है तो उसको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, कोई स्पैमिंग या गलत तरीके किसी तरीके से कॉपी पेस्ट या कुछ भी नहीं लिखना होना चाहिए। जिस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए गूगल में यूज़र ने क्वेरी किया था, आपकी वेबसाइट पे आया तो वहाँ पे उसको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, यूजर वहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे फिर 12वां पॉइंट आता है दोस्तों कि कंटेंट जो होता है, हमने जो कंटेंट लिखे कंटेंट का लेंथ कितना है। लेंथ फिर आप उसको डेप्थ बोल सकते हो कि हम जिस भी विषय पे जिस भी टॉपिक पे हमने कंटेंट लिखा है वो कितना डीप लिखा है, हम लोग कितना डीप नॉलेज दिया है, जो भी नॉलेज के सोर्सेज थे या जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे हमने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उस पेज पे दिए हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूज़र ने आया और यूज़र को सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, फिर वो गूगल में फिर से क्वेरी करके बाकी के आर्टिकल या बाकी के वेबसाइट उसको विजिट करना पड़े। हो सके तो उसमें पूरा डेप्थ नॉलेज दीजिए। मतलब डेप्थ नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं आपको 2-3 हज़ार वर्ड लिखना है, अगर हो सकता है आपका टॉपिक ऐसा है कि 500 वर्ड में भी पूरा हो सकता है दोस्तों, या 2000 वर्ड भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक या फिर जिस विषय पे आप बता रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डीप है या किस तरीके से का इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 13वां पॉइंट आता है यहाँ पे कि कंटेंट का रिफ्रेशनेस कितना है। कंटेंट का रिफ्रेशनेस का मतलब होता है कि अपने जो वेबसाइट पे हो सकता है आपने 2 साल पहले आपने कोई आर्टिकल लिखा होगा, उस टाइम के लिए वो कंटेंट रेलिवेंट था, जो भी आपने अपडेट दिया था वो रेलिवेंट था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ उसके बारे में न्यूज़ आ चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है, काफ़ी कुछ उसके बारे में अपडेट आ गया है,
तो जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो अप टू डेट है कि नहीं है, मतलब जो कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मतलब आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। आपको जो भी आपका ब्लॉग या वेबसाइट है उसको समय समय पर उसको चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई भी कुछ अपडेट आया है, कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन उसमें चेंज हुआ है, तो हमको उसको टाइम बाय टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि वो गूगल को भी लगता है कि हाँ उसमें चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, तो उसको बूस्ट देने की कोशिश करता है। फिर 14वां पॉइंट आता है दोस्तों यह कि हमारा वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। मतलब मोबाइल फ्रेंडली का मतलब है दोस्तों कि अभी ज़्यादातर देखो क्वेरी लोग गूगल से ही, गूगल पे जो भी क्वेरी हो रही हो मोबाइल पे ही करते हैं। मोबाइल से ही वो लोग आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो उनको मतलब मोबाइल पे वेबसाइट सब ठीक ठाक से दिख रहा है कि नहीं, यूज़र उसको पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, और उस पर क्लिक कर पा रहा है, कोई भी लिंक है उस पर क्लिक कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है फॉन्ट बहुत छोटे छोटे हैं, या फिर मतलब जो वहाँ पे कहीं पे लिंक पे क्लिक कर रहा है और कहीं पे क्लिक है, मतलब वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को भी हमको गूगल की एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहले तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से ये सब मोबाइल में सर्चेज ज़्यादा होने लगे, जब सब लोग मोबाइल पे ही ये सब गूगल को यूज़ करने लगे, तब से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये तो था दोस्तों हमारा ऑन पेज एसईओ का। अभी आता है हमारा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो टेक्निकल एसईओ जो होता है दोस्तों वो हमारा अभी 15वां पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। 15वां पॉइंट है दोस्तों, टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। सिक्योर है कि नहीं मतलब हमारा जो वेबसाइट है HTTPS मतलब प्रोटोकॉल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर वेबसाइट हमारा कहीं हैक तो नहीं हुआ है, या फिर हमारा वेबसाइट कोई हार्मफुल कंटेंट मतलब कोई अनसिक्योर्ड वायरस या फिर किसी तरीके से कोई हार्मफुल कंटेंट है, कोई हैकिंग जिससे कोई इशू तो नहीं। हमको ये सब चीज़ों को समय समय पे चेक करते रहना चाहिए, और हम अपनी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देना चाहिए। फिर 16वां पॉइंट आता है दोस्तों हमारे वेबसाइट का स्पीड कैसा है। आजकल दोस्तों लोगों के पास बहुत कम टाइम है, गूगल में सर्च करते हैं, एक क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उनको वेट करने के लिए टाइम नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम लेकर के वो ले रहा है लोड होने में, इन्फॉर्मेशन दिखाने में दोस्तों, तो अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइज़ करें और उसका स्पीड चेक करें। गूगल पेज इंसाइट्स करके या फिर अलग GT मैट्रिक्स, अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पर अपनी वेबसाइट का स्पीड चेक कर सकते हैं, और उसके जो भी अगर आप कुछ ऐसे गड़बड़ी दिख रही है स्पीड को लेकर के, तो आप उसको वेबसाइट को सुधार कर सकते हैं। 17वां है दोस्तों यहाँ पे 17वां नंबर पे है कि यूजर पेज एक्सपीरियंस जो है, एक पेज एक्सपीरियंस करके अभी गूगल ने रिसेंटली 1 साल पहले उन्होंने अभी निकाला है कि यूजर मतलब जो भी यूजर वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है उसको किस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है, और सब कुछ सही तरीके से वहाँ पे वो अपनी वेबसाइट को ब्राउज कर पा रहा है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन ले पा रहा है कि नहीं, उसको ये सब चीज़ आपकी मोबाइल पे मतलब वेबसाइट को विजिट करते समय आपकी वेबसाइट में किसी तरीके का उसको कोई मतलब अनकम्फर्टेबल तो नहीं हो रहा है। उसके कंफर्ट को लेकर के गूगल ने जो एक पेज एक्सपीरियंस रखा है उसको भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा हाइक दे रहे हैं, और हमको इस बात को इग्नोर नहीं करना है। हमको भी पेज जो हमारा पेज गूगल पेज एक्सपीरियंस है उसको हमको ध्यान देना है। उनके कुछ कोर वेब वाइटल्स है, उनके मैट्रिक्स है, हमको उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 18वां पॉइंट आता है दोस्तों। 18वां पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे कि जो हमारा सर्वर है, वेबसाइट का जो सर्वर है वो होस्टिंग है, जो वो होस्टिंग कहाँ पर है और किस तरीके का होस्टिंग है, मतलब होस्टिंग का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छा है कि नहीं है, और होस्टिंग में जो कुछ भी ऑप्टिमाइज है या फिर नहीं है, वो होस्टिंग कहाँ पे है। अगर आप आपका यूज़र जिस भी मतलब कंट्री से है, जिस भी रीजन से आपका यूज़र है, अगर उस कंट्री का होस्टिंग है आपका, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी, और आपकी रैंकिंग में भी मतलब अगर इंडिया का सर्वर है आपका, तो आपकी वेबसाइट को इंडिया में रैंकिंग के लिए और यूज़र को मतलब स्पीड वो सब मतलब के लिए अच्छा रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी वेबसाइट इंडिया में है और इंडिया के ही आपके कंज्यूमर है, तो आप इंडिया के ही होस्टिंग यूज करेंगे तो आपकी एसईओ के लिए थोड़े बहुत वहाँ पे बूस्ट मिल सकते हैं। अभी दोस्तों बात आती है हमारा ऑफ पेज एसईओ का, कि ऑफ पेज एसईओ में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा जो 19वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों, उसमें सबसे पहला स्टार्ट होता है कि हमको हमारी वेबसाइट जो है गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बिना तो दोस्तों देखो एसईओ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक गूगल सर्च मतलब गूगल के जो बोट्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, उनका हमारी वेबसाइट से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमको गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना पड़ता है। बिना उसके थोड़ा एसईओ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एसईओ यहीं से स्टार्ट
होती है। उसके बाद में दोस्तों हमारा 20वां पॉइंट आता है कि हमारे वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स जो है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, क्योंकि हम अपनी गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड रहेगा तभी हम उसकी जो यूज़र की एक्टिविटी है या फिर अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस है, जो कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। उसके साथ ही हम अपनी वेबसाइट में जो भी स्ट्रेटजी रखना है, जो भी रैंकिंग में सुधार करना है या फिर हमको क्या स्टेप्स लेने, हमको गूगल एनालिटिक्स से काफ़ी हद तक बाकी कुछ चीज़ें मालूम पड़ जाती है। फिर 21वां है दोस्तों वहाँ पे कि 21वां नंबर हमें है कि हमारा जो robot.txt होती है दोस्तों, वो robot.txt फाइल जो होती है, robot.txt फाइल प्रॉपर हमारी वेबसाइट में डाला हुआ है कि नहीं है, उसको हमको हमेशा चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंपॉर्टेंट हमारे कुछ पेजेज हैं या कुछ फाइल है डिसअलाउ तो नहीं कर दिए गए हैं। मतलब उसको अलाउ डिसअलाउ या robot.txt के जो परमिशंस है, ये सब चीज़ों को हमको robot.txt के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखना चाहिए और उसको समय समय पे चेक करते रहना चाहिए दोस्तों। और फिर 22वां नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, 22वां नंबर पॉइंट में है कि जो हमारा रोबोट मेटा टैग होता है ना, रोबोट मेटा, जैसे कि हम कैनोनिकल यूआरएल हुआ या फिर नो इंडेक्स टैग हुआ या फिर बोलते हैं ना कि नो फॉलो डू फॉलो, जो हमारे रोबोट टैग होते हैं दोस्तों, ये रोबोट टैग को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो ऑफ पेज एसईओ के या फिर ये ऑन पेज एसईओ में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या, ये थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ऑफ पेज एसईओ का जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है वो है दोस्तों हमारा बैकलिंक। हमारे वेबसाइट में जो भी बैकलिंक आ रही है, हमारे वेबसाइट में बैकलिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना है। और हमारे वेबसाइट में बैकलिंक होना चाहिए। वेबसाइट में बैकलिंक का मतलब होता है रेफरेंस। जितने ज़्यादा वेबसाइट में बैकलिंक है उतने ज़्यादा हमारे वेबसाइट को रैंकिंग मिलने के। ऑफ पेज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बैकलिंक होता है दोस्तों। अगर आपकी वेबसाइट में बैकलिंक है तो थोड़े बहुत, अगर आपकी वेबसाइट के एसईओ इधर उधर भी है ना, तो भी आपको रैंकिंग को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे मिला है, वो बैकलिंक आपका जो भी मिला है बैकलिंक रेलिवेंट पेज से होना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई स्पैमिंग नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से, मतलब वो स्पैम किया हुआ बैकलिंक नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट और इन्फॉर्मेट मतलब यूजफुल बैकलिंक होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो 24वां नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों कि हमारे वेबसाइट का जो है ये डोमेन अथॉरिटी कितनी है, यानी डोमेन का एज, मतलब डोमेन हमारा कितना पुराना है, इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है एसईओ का जो है। मतलब एक फैक्टर्स ये भी है, अगर हमारा डोमेन थोड़ा पुराना है और हमने काफ़ी दिन से वेबसाइट पे एसईओ करते आ रहे हैं, तो अगर हम उस पर कोई नया आर्टिकल डालते हैं, कोई नया पेज पब्लिश करते हैं, तो उसके रैंक होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद में हमने जो भी वो जो पेज बनाया है, वो पेज भी हमारा कब का बना हुआ है और कितना अप टू डेटेड है, मतलब वो जो पेज है उससे कितने बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो पेज पे, जो वो पेज की अथॉरिटी है या उस डोमेन की अथॉरिटी है, वो भी हमारे वेबसाइट की रैंकिंग पे काफ़ी फैक्टर्स, मतलब वहाँ पे फैक्टर्स है वहाँ पे कि मतलब वो अगर हमारी वेबसाइट का बैकलिंक अच्छा है, हमारे वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी या फिर पेज अथॉरिटी अच्छी है, तो हमारा वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंकिंग में काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों 25वां नंबर है और ये लास्ट नंबर है कि हमारे वेबसाइट पे जो भी बैकलिंक मिल रहे हैं, बैकलिंक डू फॉलो और नो फॉलो दोनों लिंक हैं या फिर एक ही लिंक है, हमको हमारी वेबसाइट पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे वेबसाइट पे डू फॉलो और नो फॉलो दोनों लिंक रहेगा तो अच्छा है, गूगल को अच्छा सिग्नल जाएगा। नहीं तो फिर अगर आपकी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ अगर डू फॉलो लिंक है तो गूगल को लगे किसी तरीके से यूजर जनरेटेड या मैनिपुलेटेड बैकलिंक है। तो मतलब गूगल का कहना तो है कि बैकलिंक हमको खुद नहीं जनरेट करना चाहिए, बैकलिंक तो रेफरेंस के थ्रू लोग शेयर करेंगे, अलग अलग तरीके से यूजर खुद ही जनरेट करेंगे। अगर आप खुद भी बैकलिंक जनरेट करें तो आप ये ध्यान रखो कि आपकी वेबसाइट पर डू फॉलो और नो फॉलो दोनों बैकलिंक होना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये 25 जो इम्पोर्टेंट एसईओ के जो फैक्टर्स थे वो आपको समझ में आगे रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।